माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 आज प्रस्तुत किया, जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 पे एप्लीकेबल होगा। यह बजट मेरे हिसाब से काफी अच्छा है और इसको अपन गुड गवर्नेंस का एक साइन मान सकते हैं, स्ट्रेंथ का एक साइन मान सकते हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, बट जो चेंजेस किए हैं वो काफी सिस्टमेटिक है और गुड गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि क्या क्या मुख्य चेंजेस आयकर प्रावधान में उन्होंने किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम को पूरा प्रमोट किया है, जैसा कि उन्होंने पिछले बजट में भी बोला था कि मैं न्यू टैक्स रिजिम को प्रमोट करूंगी। जो सरकार का एक वो है कि अब एग्जम्पशन बेस नहीं जाना है, वो आज उन्होंने वापस से उसके ऊपर एक कारगर कदम उठाया और ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई चेंजेस नहीं किए स्लैब में, और न्यू टैक्स रिजिम में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। न्यू टैक्स रिजिम में अब ये उन्होंने करा है कि भाई स्लैब जो थी वो स्लैब को बहुत रेशनलाइज कर दिया है। अब आप न्यू टैक्स रिजिम में ऐसा होगा कि 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, 3 से 6 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स देना होगा, 6 लाख से 9 लाख रुपए तक आपको 10% टैक्स देना होगा, और 10 लाख से 9 लाख से आपको 12 लाख तक 15% टैक्स देना होगा, 15 लाख से ऊपर आपको 20% टैक्स देना होगा, और 15 लाख से ऊपर में आपको 30% टैक्स देना होगा। ठीक है, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई चेंज नहीं है। न्यू टैक्स रिजिम को उन्होंने थोड़ा सा लुक्रेटिव बनाया है, आकर्षित बनाया है, ताकि लोग उसको ऑप्ट करें। इसके साथ में एक बहुत बड़ा बदलाव यह है कि 87A में उन्होंने रिबेट दिए। पहले 5 लाख तक कोई सी भी रिजिम फॉलो करो, ओल्ड करो या न्यू करो, कोई टैक्स नहीं लगता था। अब आपको 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बोला है। ठीक है, उसके बाद अपन आ जाए तो इसके अंदर जो सैलरी है, तो सैलरी क्लास को भी न्यू टैक्स रिजिम में यदि उनकी सैलरी 15.5 लाख रुपए तक है तो उनको 52,500 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्होंने अलाउ की है। तो मेरे हिसाब से अब न्यू टैक्स रिजिम पे पूरा फोकस है सरकार का, और न्यू टैक्स रिजिम पे ही वो लाना चाहती है आने वाले दिनों में। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सैलरी और उसमें जो चेंजेस करे वो मैं आपको बताता हूँ। सैलरी हेड में उन्होंने लीव इनकैशमेंट जो था, पहले प्राइवेट जो सैलरी वो है जिनको प्राइवेट सेक्टर से सैलरी मिलती है, वो अप टू 3 लाख रुपए तक डिडक्शन अलाउड थी लीव इनकैशमेंट में। अब उस लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ा के सीधा उन्होंने 25 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा सैलरी क्लास में उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। उसके बाद अपन आ जाए हाउस प्रॉपर्टी हेड पे, तो हाउस प्रॉपर्टी पे सिंगल चेंज है। उन्होंने ये बोला है कि जो आप हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करते हो उसको आप कॉस्ट में नहीं ऐड कर पाओगे, मतलब उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे। जो डिडक्शन आपने क्लेम कर ली हाउसिंग इंटरेस्ट की, वो आपकी रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाएगा और वो कैपिटल रिसीट में ऐड नहीं होगा। ठीक, उसके बाद उन्होंने कैपिटल गेन में ये चेंज किया है कि वो सेबी एक कैपिटल गेन एक्सचेंज बनाना चाह रही है। कैपिटल गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेकर जो पिछली बार आए थे, तो गोल्ड एक्सचेंज बनाना चाह रहे हैं। आपके पास फिजिकल में भी कोई गोल्ड पड़ा हुआ है और गोल्ड को आप एक्सचेंज कराना चाहते हो, तो वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके ऊपर आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। और जब आप उसको बेचोगे तो आपको प्रीवियस ओनर की कॉस्ट जो रहेगी वो आपको कॉस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, और जो आपका होल्डिंग पीरियड है वो भी पुराना ही आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक कारगर कदम है, जिससे जो घर में सोना रखा हुआ है जो प्रोडक्टिव नहीं है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। इससे भारत की ग्रोथ पे अच्छा इफेक्ट आएगा और लोगों को टैक्स भी नहीं लगेगा इसके ऊपर। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में उन्होंने एक चेंज और किया है कि उन्होंने ये बोला है कि आपको जो 54 और 54 में जब हम नया घर खरीदने के लिए एक छूट मिलती थी, उसको 10 करोड़ पे कैपेक्स कर दिया है। मतलब आपको किसी भी सूरत में 10 करोड़ से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। इससे जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो एबो मिडिल क्लास लोग हैं उन लोगों को काफी वो रहेगा, और जो एबो रिचेस्ट लोग जो उसकी डिडक्शन क्लेम कर लेते थे, 50 करोड़ का बंगला खरीद लिया, 100 करोड़ का बंगला खरीद लिया, तो उनको इससे नुकसान होगा। तो 10 करोड़ का उन्होंने डिडक्शन को कैपेक्स कर दिया, मतलब 10 करोड़ की लिमिट यहाँ पर ला दी है कि सेक्शन 54 और 54 में आप जो डिडक्शन है वो 10 करोड़ से ज्यादा क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद उन्होंने बिजनेस में काफी अच्छे रिलीफ दिए हैं। पहली रिलीफ तो ईज ऑफ डूइंग की तरफ बढ़ती है कि ईज ऑफ डूइंग में उन्होंने ये बोला है कि पहले 2 करोड़ तक आपको आप 44AD ऑप्ट कर सकते थे, मतलब 6% और 8% पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे जा सकते थे। अब उन्होंने इस 2 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया है, लेकिन उसमें कंडीशन रखी कि जो आपकी रिसीट है उसमें 5% से ज्यादा कैश नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक वेलकम स्टेप है। ऐसा कैसे उन्होंने प्रोफेशनल के केस में पहले 50 लाख रुपए तक आप 44ADA फॉलो कर सकते थे, प्रिजम्पटिव स्कीम, जिसमें आपको कोई हिसाब किताब नहीं रखना है, 50% ऑफर करना है। उस 50 लाख की लिमिट को भी बढ़ा के 75 लाख कर दिया है। साथ में इसमें कंडीशन रखी कि आपकी रिसीट में 5% से ज्यादा कैश कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो ईज ऑफ डूइंग की तरफ एक अच्छा कदम है ये। उसके बाद एक MSME को उन्होंने बहुत अच्छा रिलीफ दिया है। उन्होंने ये बोला है कि यदि कोई बिजनेसमैन MSME को पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसको उस खर्चे में वो डिडक्शन अलाउ नहीं होगी 43B में।
एमएसएमई को पेमेंट आपको डिडक्शन खर्चे की तभी अलाउ होगी जब आप उसका पेमेंट करेंगे। सपोज मैं कोई बिजनेसमैन हूं, मैंने एमएसएमई से कोई माल परचेज किया, तो मुझे उसका पेमेंट एमएसएमई के एक्ट में जो टाइम लिमिट दी हुई है सेक्शन 15 में, उसके हिसाब से ही मेरे को पेमेंट करना होगा। पहले क्या होता था, एमएसएमई का पेमेंट लोग होल्ड करके रख जाते थे, इसके लिए कोई गवर्नेंस नहीं थी। अब यहाँ गवर्नेंस आ गई है, तो आदमी को उसकी छूट नहीं मिलेगी। उसकी छूट तभी मिलेगी जब आप उसका पेमेंट करोगे। एक चेंज और है कि इसमें प्रोविजो टू 43B भी एप्लीकेबल नहीं होगा कि आप रिटर्न की ड्यू डेट तक इसका पेमेंट कर दो, वो भी उन्होंने हटा दिया। इसको उन्होंने सिंपल पेमेंट बेसिस पे ही कर दिया है। माननीय वित्त मंत्री ने गवर्नेंस की तरफ से एक कदम और बढ़ाते हुए ये कहा है कि जो ट्रस्ट हैं, जो 12A में रजिस्टर्ड हैं, वो अपना रिटर्न 139(1) या 139(4) जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट है वहां तक यदि फाइल करेंगे तो ही उनको सेक्शन 10 से 13 की डिडक्शन अवेलेबल रहेगी। 11 to 13 की डिडक्शन तभी अवेलेबल रहेगी जब वो टाइम में अपना रिटर्न फाइल करेंगे या एक्सटेंडेड ड्यू डेट तक फाइल करेंगे। यदि वो अपना रिटर्न किसी भी कारण से फाइल नहीं कर पाते हैं तो 11 to 13 की डिडक्शन के लिए पात्र नहीं रहेंगे। तो ट्रस्ट को गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा जो 12A में रजिस्टर्ड है। इसके साथ ही उन्होंने जो SEZ की डिडक्शन 10AA की डिडक्शन कंपनीज क्लेम करती है, यूनिट्स क्लेम करती है, उसके अंदर उन्होंने बोला है कि उस पैसे को साल के अंत के 6 महीने के अंदर भारत में वापस लाना होता है, फॉरेन करेंसी को। तो उन्होंने बोला है कि यदि आपका फॉरेन बैंक अकाउंट है और उसमें भी वो पैसा रियलाइज होकर पड़ा हुआ है उस कंपनी के हैंड्स में और किसी कारण से वो भारत नहीं आ पाया तो भी उसकी डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। ये भी एक वेलकम स्टेप मानी जा सकती है, कहा जा सकता है कि एक वेलकम स्टेप है। उसके बाद में अपन बढ़े तो उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि CIT अपील में भी पेंडेंसी बहुत है, तो CIT अपील की पेंडेंसी को कम करने के लिए कुछ जूनियर अथॉरिटीज को लगाया है। जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को भी CIT अपील डिस्पोज करने की जवाबदारी दी है, प्रपोज किया है कि उनको जवाबदारी दी जाए ताकि छोटी अपीलों का डिस्पोजल जल्दी हो जाए। तो इसके लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट आएगी कि कितने अमाउंट के टैक्स डिमांड तक वो लोग काम कर सकते हैं। तो ये भी एक वेलकम स्टेप है, इससे CIT अपील का रिजोल्यूशन बहुत जल्दी हम लोगों को मिलेगा। एक वेलकम स्टेप TDS में भी आया है। अभी TDS में क्या होता है कि सपोज मैंने इनकम मार्च 23 में ऑफर कर दी 10 लाख रुपए की, बट सामने वाली पार्टी ने TDS जमा अगले साल में किया, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जमा किया, तो 23-24 में जो उसने TDS जमा करा वो मेरे 26 में दिखता नहीं है, तो मैं उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाता हूँ। तो अब उन्होंने इसमें ऐसा कर दिया कि यदि आपको सब्सिक्वेंट ईयर में भी आपका यदि वो दिख रहा है तो आप 2 साल तक अपने AO को रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और वो TDS की आपको जो क्रेडिट है वो वहां पर उस पर्टिकुलर ईयर में आपको अलाउ हो जाएगी, जो पहले अलाउ नहीं होती थी। तो ये भी एक वेलकम स्टेप है। इसी तरह से उन्होंने TCS की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी, जब हम फॉरेन टूर किसी से पैकेज लेते हैं तो अभी तक ये था कि आपको 5% का TCS लगता था उस जितना भी आप पेमेंट करते थे, तो विदाउट गिविंग एनी थ्रेशोल्ड लिमिट, जीरो लिमिट पे आपको 5% का TCS वो लोग कलेक्ट कर लेते थे जो टूर पैकेज बनाते थे फॉरेन का। अब उन्होंने 5% को बढ़ा के सीधा 20% कर दिया है। तो इससे जो फॉरेन ट्रेवल पे जो खर्चा हो रहा है वो रिकॉर्ड होने की पूरी संभावना बढ़ जाएगी, प्लस उसके ऊपर जो TCS का कलेक्शन है वो भी काफी 5 से 20 काफी हेवी अमाउंट उन्होंने कर दिया है। तो ये एक वेलकम स्टेप कहा जा सकता है जिससे गवर्नमेंट का टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा। मेरे मुताबिक ये जो बजट है काफी अच्छा है। इसके अंदर से अपन ये देखें कि भाई आम आदमी को क्या मिला, तो इन्होंने मिडिल क्लास का पूरा ध्यान रखा है। फॉरेन जो आपका जो सरचार्ज की रेट है वो सरचार्ज की रेट पहले 37% थी, तो 37% की टैक्स की रेट को, सरचार्ज की रेट को कम करके उन्होंने 25% पे मैक्सिमम कर दिया है। 5 करोड़ से ऊपर जो लोग पहले टैक्स जमा करते थे उनको 37% से टैक्स देना होता था सरचार्ज में, वो सरचार्ज की रेट 37% से घटा के 25% कर दी, तो मैक्सिमम टैक्स रेट 39% पे आ गई है इंडिया में। तो मेरे हिसाब से ये बजट बहुत अच्छा बजट है। जो भारत की जो बैलेंस शीट हमको दिखाई गई है आज, मुझे वो बैलेंस शीट काफी कंफर्टेबल लगती है प्रेजेंट सिनेरियो में, जहां पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है रिसेशन के दौर में। वहां भारत एक कंफर्टेबल स्टेज पे खड़ा है और मैं मानता हूं कि ये काफी अच्छा बजट है। और वर्तमान में जो टैक्स के जो कलेक्शन का जो है, हम 23% की ग्रोथ पे हैं आज, तो मुझे लगता है कि 23% की ग्रोथ को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे और ये बजट एक वेलकम बजट में बोलता हूँ। तो मेरे लिए, मैं इसके लिए क्लैपिंग देता हूं कि निर्मला सीतारमन ने ये चुनावी बजट बहुत अच्छा दिया। इसमें हमसे कुछ लिया कुछ नहीं है, मैक्सिमम उससे कुछ नहीं लिया, दिया ही दिया है सरकार ने हमें। तो मैं इस बजट की प्रशंसा करता हूं।